नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में बम धमाके हो रहे हैं, 10 लोग मारे जा चुके हैं और गृह मंत्री जी पिछले दिनों व्यस्त रहे पटना में एक 5 स्टार होटल में, जिसमें आरोप है कि कैमरे भी बंद कर दिए गए। अमित शाह के लिए दिल्ली की सुरक्षा से ज्यादा बिहार का चुनाव इंपॉर्टेंट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार हारे तो जाएगी दिल्ली की कुर्सी। आरएसएस संजय जोशी के नाम पर कैसे विचार कर रहा है, क्या अध्यक्ष या क्या महासचिव? और बिहार में आखिर पोस्टर चुनाव से ठीक पहले, आखिरी चुनाव से पहले क्यों लग गए 25 से 30? अब केवल नीतीश। मोदी जी कहां चले गए? बिहार की राजनीति इतनी उलझ गई है कि जितना सुलझाओ उतनी मुश्किल होती है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। बिहार इतना क्यों डरा रहा है कि गृह मंत्री को एक 5 स्टार होटल के कमरों में पर्दा डालना पड़ रहा है, कैमरे बंद करने पड़ रहे हैं? क्या ये तय है कि अगर बिहार गया तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी? अमित शाह के मन में इतना डर मैंने कभी देखा नहीं। जो बिहार की तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। वोटिंग से पहले पूरे बिहार में होर्डिंग लग गए नीतीश कुमार के, मोदी का चेहरा गायब हो गया। 25 से 30 फिर से नीतीश, मोदी का, चाणक्य का किसी का नाम नहीं। ये खेल क्या बिहार में होने जा रहा है? क्या नीतीश 14 नवंबर को कुछ ऐसा संदेशा दे जा रहे हैं जिससे दिल्ली की कुर्सी डगमगाएगी? नायडू का एक्टिव होना, ये सब बिहार की राजनीति में चल कह रहा है। केपी मलिक साहब, आपके पास क्या जानकारी है? संजय जी, मैं एक सेंटेंस में आपको बता देता हूं कि अगर आप रामलीला, दशहरे के बाद रामलीला वगैरह देखने जाते हो तो वहां पे एक होता है कि रामचंद्र जी जो है तीर छोड़ते हैं और वो रावण की नाभि में जाके लगता है और उसमें एक विस्फोट होता है और आग जल जाती है। नीतीश कुमार जी तीर छोड़ने जा रहे हैं, उससे लालटेन जल जाएगी और बिहार में रोशनी हो जाएगी। मतलब नीतीश कुमार का जो तीर है वो लालटेन जलाने जा रहा है। गजब। और उसका श्रेय, उसका अगर लालटेन जलती है और रोशनी अधिक देती है तो उसका सीधा सीधा श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। और इतना श्रेय जाएगा कि तेजस्वी को भी इतना नहीं जाएगा। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं कि उत्तर प्रदेश में बाबा ने जो तीर छोड़ा था दिल्ली की तरफ, वो अखिलेश की तरफ चला गया था और भाजपा पीछे रह गई और अखिलेश जी हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल लिए और 40 पार का नारा शुरू हो गया। बताइए, अयोध्या जैसी सीटें और चित्रकूट जैसी सीटें भाजपा से झोली में जा गई समाजवादी पार्टी की, और भाजपा तो बड़ी तनातन बढ़िया बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी अब की बार 400 पार, यहाँ तो अब की बार 40 पार भी नहीं हुआ यूपी में। तो कहीं इसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार में ये तमाम समीकरण चल रहे हैं और चाणक्य की चाणक्यगिरी धरी रह गई है। चाणक्य जी ने कल एक रैली में कहा है, या उनके मुंह से निकल गया है, जब एक किसी टीवी चैनल के पत्रकार ने पूछा कि क्या माहौल है बिहार में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है 100 सीटें, 160 सीटें आ रही हैं और हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये लोग एनडीए की सरकार नहीं कहा उन्होंने, मोदी जी कह रहे हैं एनडीए की सरकार बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। गिरिराज जी कुछ और बता रहे हैं, राजनाथ जी बता रहे हैं कि अडवाणी का जमाना और जो है वाजपेयी जी का जमाना नहीं है। सबकी अब अपनी कथा और कहानियां चल रही हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी कुछ और ही गेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को जब प्रधानमंत्री जी फोन लगाते हैं वो उठाते नहीं है, तो फिर वो अपने सिपे सालारों को, तमाम लोगों को, एनडीए के बड़े क्रांतिकारी नेताओं को भेज रहे हैं कि भाई जरा नीतीश जी को मनाइए और हमारी थोड़ी सिफारिश कीजिए। तो क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार तो परसों तक आप ही की रैलियों में घूम रहे थे। प्रधानमंत्री की रैली में इसलिए आए थे कि प्रधानमंत्री उनके नाम की घोषणा करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं और इनके नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है, इनके नेतृत्व में ही होगा और इनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। और मोदी जी ने कहा कि नहीं, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। तो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा यानी कि नीतीश कुमार नहीं होगा। तो ये जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में चल रही हैं, और 2000 के मुकाबले 2025 में संजय जी आप देखते हैं जो परिस्थितियां बनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश चल रहे थे और बेड़ा पार भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, इस बार तेजस्वी के अलावा, कांग्रेस के अलावा, यानी कि महागठबंधन तो विरोध कर ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश जी भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं घिरा हुआ महसूस कर रही है और वो तमाम साम दाम दंड भेद कर रही है।
अब तमाम शाम दाम दंड भेद जो होते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए आज मत कहना, क्योंकि वो जो आप तामझाम होते हैं उसमें आप समझ जाइए कि इशारा किशोर है और वो तमाम आखिरी ब्रह्मास्त्र जो है भारतीय जनता पार्टी लेके आ गई। तो इसलिए बिहार में इतनी टाइट स्थिति भाजपा की है। आप ये देखिए कि इन परिस्थितियों के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी 40 के नीचे रह जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, अरे बाप और रे। तेजस्वी यादव अगर 100 क्रॉस कर जाए तो तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। लेकिन आपका जो ताम झाम शाम दाम दंड भेद तोता मैना कौवा और वो सारी चीजें अगर आपकी चल गई तो फिर ये नतीजे प्रभावित होंगे। संजय जी आप देखिए ना कि कितना उत्साह लोगों में है, कितना उत्साह युवाओं में है। युवा आक्रोशित है, युवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित है और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी पे इसलिए पड़ रही है। हो सकता है कि अगर उनको दूसरा ऑप्शन मिलता तो वो वहां भी चले जाते, लेकिन उनको ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी इसलिए दिखाई देता है कि तेजस्वी ने लगभग 1.5 साल के अपने शासन काल में जो काम किया, जो युवाओं को रोजगार रोजी देने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं युवा प्रभावित है। और दूसरा जो विरोधी वोट है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो पिछले दिनों कारनामे किए हैं, अब बताइए ये जो जुमला है आपका, आप कह रहे हैं टीवी चैनल पर माइक हाथ में लेके स्टाइल में कि देखिए बिहार में तो जमीन है नहीं, बिहार में तो इसलिए हम फैक्ट्री नहीं लगा रहे क्योंकि वहां जमीन नहीं है, सारी जमीन तो गुजरात में पड़ी हुई है। अच्छा फिर अडानी को देने के लिए 1 रुपया एकड़ में कहां से जमीन बिहार में आ गई? क्या बिहारी लोग हवा में रहते हैं क्या? उनके जो बंगले घर गाड़ी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वो क्या हवा में है क्या, या पानी की किश्तियों में बनी है, वहां समुद्र है किश्ती में घर बने हुए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? तो कम कहीं ना कहीं बिहार के नागरिकों को ये लगता है, बिहार के मतदाताओं को ये लगता है कि ये जो गुजराती लोग ये हमारा मजाक उड़ा रही है और हमें बेवकूफ बना के ये हमसे सत्ता हथियाना चाहती है और हमारे जो प्रिय नेता है उनको भी दूर करना चाहती है। आप इसमें देखिए कि 30 साल से करीब सत्ता में नीतीश कुमार है, 10 साल के लगभग वो केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद वो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं। आज भी उनकी एंटी कॉम्बेंसी उस तरह की नहीं है जैसी कई नेताओं की आपको देखने को मिलती है। एक बार मुख्यमंत्री अगर बन जाए 10 आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। और छोटा मोटा छोड़ दीजिए, मुझे तो खैर वो भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई बड़ा आरोप बिहार की जनता करे या विपक्ष करे या दूसरे लोग करें, मुझे दिखाई नहीं देता। नीतीश साफ छवि के नेता है और नीतीश बहुत जो है असली चाणक्य मानता हूं मैं राजनीति की। और उनका उनका अगर कोई उनके ताड़े का उनके बराबर का नेता दूसरा बिहार में आप देखने जाएंगे तो लालू के अलावा तीसरे नंबर का नेता अभी बिहार में पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को बीट करने की कोशिश कर सके। नीतीश कुमार ने अपने ही लोगों के जो पटकनी दी है, अपने ही लोगों को जो दिखाया है उनका राजनीतिक कैरियर कैसे वो चौपट करने जा रहे हैं, जो तमाम फेरिस्त है जो दिखाने के लिए जेडीयू में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पे वो नृत्य कर रहे हैं, उनको सबको सबक सिखाने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया है और वो आपके सामने आ जाएगा 14 तारीख के बाद। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। और दूसरी बात, एक तरफ नैतिकता की बात, जंगल राज की बात कर रहे हैं मोदी जी, दूसरी ओर अनंत सिंह जैसे बाहुबली वहां पे तांडव मचा रहे हैं, जेल में हत्या कर दे रहे हैं। और लल्लन सिंह कह रहे हैं हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना पड़ेगा, यानी हर व्यक्ति को ऐसा बनना पड़ेगा जिसपे हत्या बलात्कार अपराध अपहरण इन सबके मुकदमे दर्ज हो। शर्मनाक बात है। क्या मोदी जी को नहीं आ रहा कि उनके मंच पर इतने इतने बड़े बाहुबली, इतने इतने बड़े अपराधी, जंगल राज तो वो है ना जो प्रधानमंत्री के संग में, प्रधानमंत्री के मंच पर अपराधी खड़े हुए हैं और कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री को लगता है कि ऐसी बातें जनता नोटिस करती नहीं है, वो कुछ भी हवा हवाई बातें करते रहेंगे, 20 साल पुराने जंगल राज की बात करते रहेंगे, लेकिन हकीकत में पटना में और बिहार में जो जंगल राज हो रहा है उसकी तरफ देखेंगे नहीं। क्या इन सब बातों का असर पड़ेगा? कट्टे की बात कर रहे हैं, गुजरात में कट्टे लगेंगे, सीमेंट की फैक्ट्री, हमारे सीमेंट की फैक्ट्री वाले तो सीमेंट तो कट्टा बोलते हैं, अपने कट्टे लगाएंगे गुजरात में सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए और बिहार में लगाएंगे कट्टे तमंचे बनाने के लिए, बात करने के लिए। बिहारियों का शुद्ध अपमान है या नहीं? और तेजस्वी ने जिस तरह आरोप लगाए हैं कि गृह मंत्री वहां बैठे हुए हैं, अफसरों को धमका रहे हैं, अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती की बात है कि अगर बिहार हारते हैं तो चाणक्य पर सवाल होगा कि एक 5 स्टार होटल में कैमरे बंद करके आखिर कर रहे थे, उसका असर क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री के जो इर्द गिर्द है, क्या वो जंगल राज के परिचय नहीं है, वो जंगल राज के प्रतीक नहीं है? क्या लगता है मलिक साहब आपको?
संजय जी, देखिए, आप जो कट्टे की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट के कट्टे कहते हैं, हमारे यहाँ खाद के कट्टे कहते हैं भाई। खाद के भी कट्टे आते हैं, यूरिया खाद के कट्टे, एनपीके के कट्टे, और चीनी के कट्टे भी आते हैं शुगर मिलों में। तो कट्टे कई तरह के होते हैं, लेकिन असली कट्टे की बात जो है मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको लंबा अनुभव है इन चीजों का है। उनको बिहार में कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पे वो घेर सके लालू प्रसाद यादव को, जिस पे वो घेर सके तेजस्वी यादव को। उनको सिर्फ कट्टा याद आया, और फिर वो जंगल राज की बात बता रहे हैं और आज को मंगलवाद बता रहे हैं। तो अगर आज मंगल राज है और मंगलवाद चल रहा है, तो ये जो हत्या हुई है अभी आरजेडी के एक सीनियर कार्यकर्ता की, वो कैसे हुई है? वहां तो रामराज चल रहा है। तो ये अनंत सिंह कौन है? फिर आपने इनको जेल क्यों भेजा अगर ये दोषी नहीं? तो आपकी जो ये दोहरी राजनीति है, दोहरा जो चरित्र है आपका, ये बिहार की जनता के सामने आ गया है। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के पास अपने कुछ तथ्य रखने के लिए, अपनी कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए वो बचकानी बातें कर रहे हैं और गिरी हुई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये जताता है कि कहीं ना कहीं जुमलेबाजी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये तमाम लोग मिलकर कर रहे हैं और किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से ये बिहार को कब्जाना चाहते हैं। ये वहां का वोटर जान चुका है। तो वो वोटर जो रिएक्शन कर रहा है, जो उसने प्रथम चरण के मतदान के दौरान किया है, वो रिपोर्ट इनके पास भी आ चुकी है, और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार के पास भी आ गई है। और नीतीश कुमार इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, और इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्योंकि इनके पास नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। उसी नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव करने के लिए ये दूसरे चरण के मतदान से पहले दिन तक तमाम चीजें कर रहे हैं, जिसका इशारा आपने किया कि 5 स्टार के होटल में बैठिए और सीसीटीवी बंद करवाइए या सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दीजिए। ये तो यही क्रांतिकारी लोग जानते हैं कि कैसे रोका जाता है, वीडियो को रोक के, और वहां जो है अधिकारियों को धमकाने का और बोलने का काम करिए। अगर कोई अधिकारी गृह मंत्री के धमकाने के बावजूद और उसके बाद स्क्रीनशॉट खींच के तेजस्वी यादव को भेज रहा है, तो आप उस अधिकारी का कॉन्फिडेंस देखिए। वो जान चुका है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और बड़ी भूमिका में तेजस्वी आ रहे हैं, इसीलिए वो उनके कॉन्फिडेंस का आदमी बनना चाहता है। नहीं तो कोई भी नौकरशाह, कोई भी अधिकारी डूबती किश्ती में सवार होना नहीं चाहेगा। टाइटैनिक पे कोई अधिकारी नहीं बैठता। भले ही आप नेता को और रामविलास पासवान को जो है राजनीतिक सियासी मौसम विज्ञानी बताइए, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़े जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो नौकरशाह होते हैं। वो पता कर लेते हैं कि पंछी जो उड़ रहा है कौन सी डाल पे बैठेगा, और वो उसी डाल के नीचे जाके जो है तब दिनादिन करना शुरू कर देते। आप देखिए आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे अधिकारी बदलते हैं। कई अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको जैसे बताएंगे, मायावती के दिल के हीरे, अखिलेश के दिल के हीरे, और आज चाणक्य के दिल के हीरे। अधिकारी का नाम सोच लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये अधिकारी तो है जो असली मौसम वैज्ञानिक है। तो वो अधिकारी अगर इतनी बड़ी तादाद में जानकारी तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं, तो ये जताता है कि बिहार की स्थिति में परिवर्तन होता दिखता है। जी मलिक साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर बिहार हारे तो फिर संजय जोशी जी के दिन, संजय जोशी के नाम पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर क्या संजय जोशी की के जो बाहर जो लॉन है, जिसमें लॉन में लोग बैठते हैं, क्या मानूं कि 11 कल के मतदान के बाद उस लॉन में लोगों की, बैठने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, चाय के ऑर्डर और मिठाई के ऑर्डर ज्यादा देने लगेंगे, क्योंकि संघ भी बड़ी बारीक से निगाह रखा है। मेरे एक बहुत बड़े संघ के पहले 5 नंबर में आते हैं, उनसे बात हुई नागपुर में, वो शीर्ष 5 में से एक है वो। तो उनका ये लाइन कम बोलते हैं संघ के लोग, तो उन्होंने एक लाइन की थी, ये जो अध्यक्ष को लेकर खींचतानी हो रही है ये ठीक नहीं है। 24 घंटे का काम था, हम संघ का काम होता 24 घंटे में बता देते, हमारा काम संकेत देना है, लेकिन ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। संघ के अंदर एक बेचैनी है, एक तीखापन है संघ के अंदर। तो माना जाए कि अगर बिहार गए तो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो कम से कम मोदी और शाह को पसंद नहीं होगा। देखिए संजय जी, आप एक चीज जो है निश्चित तौर पे समझ लीजिए। पहली बात तो मुझे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है बिहार में, और अगर सत्ता में आती भी है तो संजय जोशी को
भारतीय जनता पार्टी में अगर अध्यक्ष नहीं तो राष्ट्रीय महासचिव बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हमें आपके चैनल पे सुन के, दूसरे चैनलों पे सुन के लोग ट्रोल करते हैं कि आप तो कह रहे थे संजय जोशी बनेंगे, वो तो अभी तक बने नहीं। तो हमारा सवाल उनसे ये होता कि दूसरा कोई बन गया क्या? दूसरे को बना ले। अरे भाई, अगर ये इतने ही ताकतवर है तो बना ले किसी को, भूपेंद्र यादव को बना ले, धर्मेंद्र प्रधान को बना ले, किसी पर्ची वाले को बना ले। क्यों नहीं बना पा रहे? तो ये स्थिति फंसी हुई है और ये धीरे 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 उसमें ये एक्सपर्ट हैं, इसीलिए तो इनको चाणक्य कहा जाता है। ये धीरे धीरे टाइम गुजारने के एक्सपर्ट हैं। आप देखिए कि 2024 से आज हम 2025 के अंतिम पड़ाव में खड़े हुए हैं। ना कुछ होते हुए भी बिना संसदीय दल की मीटिंग के बावजूद इन्होंने 2 साल सत्ता खींच दी है और ऐसे ही इन्होंने अध्यक्ष के पद को खींच दिया है। नया शगुफा ले आते हैं। हरियाणा इलेक्शन की बात करेंगे, महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करेंगे, दिल्ली के इलेक्शन की बात करेंगे, बिहार के इलेक्शन की बात करेंगे, अब ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगे, फिर आसाम की बात करेंगे। तो अब ये चलने वाला नहीं है। देखिए, ये परिस्थितियां कई सारी हो गई है। बिहार चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी थी, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 में जो चीजें आज की डेट में चल रही हैं, जो आपने हल्का सा इशारा किया था कि पटना हिलेला तो दिल्ली हिलेला, गिड़गिड़ाहट हो जाएगा। दिल्ली की कुर्सी का जो गड़गड़ाहट है, वो गड़गड़ाहट में कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, अब सबका ध्यान उधर है। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटे तैयार करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा बिहार चुनाव के बाद हो जाएगी। मुझे 100% उम्मीद है और संजय जोशी बड़ी भूमिका में आ रहे हैं। आप हिम्मत देखिए लोगों की। संजय जी, मैं जो आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे तमाम लोग हों, वो सब आवाजें उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी आवाज जो बिहार में उठ के आई है, वो ये तो कहते हैं ना कि चाणक्य जी मोदी जी के सामने को बोल नहीं पाता है, उसका ये इंतजाम कर देते हैं। तो आरके सिंह का इंतजाम तो हो नहीं रहा है, तो महीने भर से ढिंडोरा बजा रहे हैं, डम डम ढोल बज रहा है उनका। 62,000 करोड़ अडानी जी ले गए हैं और मोदी जी दिलवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। अडानी तो ना अडानी कुछ बिगाड़ पा रहे हैं उनका और ना मोदी जी कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही है। और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, उसमें क्रांतिकारी पावर मंत्री रहे। तो इस तरह की जो आवाजें खुल के आ रही हैं, ये आवाजें अभी कुछ इंतजार कर रही हैं। और मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि जो मैं 3 दर्जन बताता था संसदीय दल की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं 3 दर्जन सांसद, अब उनकी संख्या 5 दर्जन हो गई है। और अगर आप 240 में से 5 दर्जन कम करते हैं तो परिस्थितियां क्या होंगी आपकी दिल्ली में, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और आप बॉडी लैंग्वेज और आप थोड़ा सा, आप भी क्रांतिकारी जर्नलिस्ट हैं, आप देख लीजिए कि वसुंधरा राजे के साथ एकाएक क्या हो गया महामानव जी का। एक मंच पे आपने तस्वीर देखी थी कि महामानव हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और वो हाथ ही नहीं जोड़ रही वसुंधरा जी। और एकाएक क्या हो गया चाणक्य जी का उत्तर प्रदेश में कि बाबा जो है चाय पी रहे हैं मोदी जी के साथ और चाणक्य जी का खून खोल रहा है। और क्या हो गया जब चाणक्य जी फोन कर रहे हैं संजय जोशी को और महामानव चिंतित हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, किस तरफ इशारा है। तो इसको भी डिकोड करने की जरूरत है, लेकिन उसको डिकोड बाद में करेंगे, पहले जरा बिहार का तबसरा हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, केपी मलिक साहब बड़े शान के साथ कहते थे गृह मंत्री की हमारी सरकार में इतनी सुरक्षा चाक चौबंद है, कुछ होता नहीं है, कहीं कोई धमाके नहीं होते। और ठीक चुनाव से पहले लाल किला के पास दिल्ली दहल गई, कार में धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई है। ये सब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा धमाका हो जाना, चुनाव से ठीक पहले 8 लोगों की मौत हो जाना, दिल्ली सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री जी डेरा डाले बैठे हैं पटना में और दिल्ली आतंकियों के निशाने पे 8 लोगों की मौत हो गई, किसी को होश ही नहीं, सरकार पूरी पटना में। क्या कहेंगे आप इस बात को? संजय जी, एक तो मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, अभी 10 से ऊपर चला गया है और लगभग 2 दर्जन लोग हैं जो घायल हुए थे, हॉस्पिटल में हैं। उसमें से एक आध और भी कैजुअलिटी हो सकती, क्योंकि गंभीर रूप से वो लोग घायल हैं। दूसरा, ये सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। और इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिन रात बिहार में किए हुए हैं, रात को भी होटलों में रुक के वो वहां के लोकल अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, डांट रहे हैं
उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनानी है। तो ये साफ जाहिर है कि वो देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के दूसरे काम हो, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने पे है। तो ये सबको पता है, ये हम और आप बताएं कोई अनोखी बात नहीं है। और इस तरह की चीजें जब पिछली सरकारों पे होती थी, मुझे याद आता है वो जमाना जब कांग्रेस की सरकार थी और गृह मंत्री कपड़े बदल के एक बार मीडिया के सामने आ गए थे और मुंबई में धमाका हुआ था, तो उसी पर मीडिया ने उनको घेर लिया था और तत्काल उनका इस्तीफा हो गया था। अब ये तो बेशर्मों की सरकार है, यहाँ तो इस्तीफे होते ही नहीं है, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई दूसरे मंत्री हो, उड्डयन मंत्री हो। आपने देखा कितना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। शिकन तक नहीं है किसी मंत्री के चेहरे पे और उड्डयन मंत्री खाली जांच बता के आ गए और हो गया बात। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए देश की जनता मरे, वो भुगते, वो जाने, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां अपना जो है रिपोर्ट ले आएंगी, खाना पूर्ति शुरू हो जाएगी, 3-4 दिन में सब भूल जाएंगे और हम और आप नई डिबेट कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक की पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।